अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर फरीद गुमर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। 26 जून ड्रग अब्यूज़ डे, ये दिन 1989 से मनाया जा रहा है। वो अद्वियात जो कि ड्रग अब्यूज़ में आती हैं, या मतलब कोई भी आप अद्वियात ले लें जिनका एक्सेसिव यूज़ जो है वो आपको ड्रग अब्यूज़ की तरफ लेके जाता है। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि ड्रग अब्यूज़ होती क्या है। द यूज़ ऑफ इलीगल ड्रग और द यूज़ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर ड्रग्स फॉर द पर्पस अदर देन दोज फॉर विच दे मीन टू बी यूज्ड और इन एक्सेसिव अमाउंट। तो इस बात का क्या मतलब है कि ऐसी ड्रग्स जो कि हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर यूज करते हैं, जो उस पर्पस के लिए की जाती हैं जिस मकसद के लिए वो यूज नहीं करनी होती। लाइक मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपको डॉक्टर ने दवाई लिख के दी है सोने के लिए, रात को एक टैबलेट लेनी है आपने, और आप वो टैबलेट लेके लेट जाते हैं। अब 1 घंटे के बाद अगर आपको नींद नहीं आ रही या उस तरह जैसे आप चाह रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप 1 घंटे के बाद खुद वो दवाई लेनी शुरू कर देंगे। ये आएगी कि ड्रग अब्यूज कर रहे हैं आप, क्योंकि जो रिकमेंडेड डोज है आपको देकर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, आप उससे हट के अपने तौर पे वो ड्रग ले रहे हैं। और वो फिर इस तरह भी होता है, कुछ लोग 1 की बजाय 5 भी लेना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अपने तरीके से इसको यूज करते हैं, तो वो ड्रग अब्यूज में आता है। इसमें ड्रग्स काफी सारी आती हैं क्लास की जो ड्रग अब्यूज ज्यादा होती है। अब CNS डिप्रेसेंट है, CNS स्टिमुलेंट है, ओपियोइड्स हैं, कैनबिस है, ये सारी बेंजोडाइज़ेपिन है, बारबिचुरेट्स है, ये हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इनमें बहुत ज़्यादा इनकी अब्यूज़ होती है। और समझने की ज़रूरत है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं और इसका क्या तरीकाकार किया जाए जिसकी वजह से कि हम अपने जो बच्चे हैं या जो टीनेजर्स हैं उनको इस चीज़ से दूर रखें। तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो आती है पेरेंट्स पे, क्योंकि जो रिसेंट स्टडीज हैं उनमें आया है कि जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो बहुत एडिक्टिव हैं इस चीज़ को लेके, मेडिसिन को लेके। तो आप अपने बच्चों पे गहरी नज़र रखें ताकि वो इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर ना आए, क्योंकि मेरा इस फील्ड से ताल्लुक है। काफ़ी केसेस मैंने खुद भी देखे हैं। मैं आपको एक केस शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने कुछ 1-2 साल पहले एक केस देखा था। उसमें एक लड़का था, वो मैट्रिक का स्टूडेंट था। अब उनके पेरेंट्स में से कोई एक, शायद उसके वालिद थे, वो दवाई लेते थे, उनमें आती थी नींद की दवाई, तो वो यूज़ करता था। अब मुझे था कि वो उसके पेरेंट्स में से, जैसे आपको बताया कि वालिद यूज़ करते हैं, तो वो लेके जाता था रूटीन से। अब वो दूसरी दफ़ा लेके आया, फिर उसको वो प्रिस्क्रिप्शन फिल करके दिया। वो तीसरी दफ़ा आया तो मैंने उससे पूछा कि आपके वालिद क्यों नहीं आ रहे, तो वो उसने कोई बहाना कर दिया जी ये है वो है। बहरहाल मैं उस पॉइंट तक पहुंच गया कि ये जो ड्रग है ये यूज़ कर रखा है। मैंने उसके पेरेंट्स से बात की खुद, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये दवाई वो पेरेंट्स नहीं, वो बच्चा यूज कर रहा था, और वो 5-10 टैबलेट्स इकट्ठी यूज करता था। और वो तब देर हो चुकी थी, वो 6 माह से कंटिन्यूली इस तरह कर रहा था। पहले तो वो किसी और फार्मेसी पे जाता था, फिर किसी और पे। तो जब मेरे पास आया तो मैंने खुद वो इंटरेस्ट उसमें लेके उसकी बारीक बीनी में जाके उसको देखने की कोशिश की। तो फिर मुझे पता चला, उसके पेरेंट्स से, उसकी वालदा से पता चला कि ये दवाइयाँ तो ये यूज कर रहा है, उसके जो वालिद हैं वो तो बाहर चले गए हुए हैं। अब वो इतना इसका अब्यूज करता था कि वो सेल्फ हार्म तक करता था। अगर उसको वो दवाई नहीं मिलती थी, वो खुद को ब्लेड मार देना या इस तरह की ये जो है ना सेवेरिटी, उस पे चला गया हुआ था। अब इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा हैं। अब टीनेजर्स में इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, वो यूज करते हैं, और उससे क्या होता है, वो अपने जो मेंटल स्ट्रेस है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, अपनी जो समझ लें इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इस सारे चक्कर में वो अपनी जो एबिलिटी है, जो नॉर्मल एबिलिटी है आपके दिमाग की या आपकी फिजिकल जो होती है, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो आप कोई भी काम करें उस पर ये चीज़ें चाहिए होती हैं, वो फिर दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। और बड़ों में भी ये काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनको किसी हद तक ज़रूरत भी होती है। अब उनको बंदा उस तरह नहीं कर सकता, तो बच्चों में ये खास करके आप इसका ध्यान रखें कि बच्चों में ये यूज़ ना कीजिए। अब बात ये है कि हम इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पेरेंट्स पे जिम्मेदारी आती है, फिर इस सिस्टम में पे भी एक जिम्मेदारी आती है कि हम खुद, अगर मैं फार्मासिस्ट हूँ तो जो प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग है उसको बड़ा कीनली देख के उसको फिल किया जाए।
तो ये अब हम एज अ सोसाइटी मिलके इसको बेहतर कर सकते हैं। और अगर कोई इसका एडिक्शन हो गई है किसी को, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके हम प्रॉपर इसकी मेडिकेशन करवाएं ताकि हम इससे छुटकारा हासिल करें। वैसे भी अगर आप देखें तो जो कंट्रीज इसमें आती हैं जिन पे ओपिएट्स और इलिसिट जो ड्रग्स हैं उनकी अब्यूज़ होती है, तो वो अमेरिका सबसे पहले है, फिर उसके बाद नॉर्वे है, स्वीडन है। वो मैं आपको चार्ट है वो आपको दिखाता हूँ कि कौन सी कंट्रीज है जिनमें ये ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे इस केसेस को सीरियसली लिया नहीं जाता। तो वो इसकी ज्यादा मसला ये है कि मेडिसिन जो है उसको हम ऐसे ही प्रिस्क्राइब डॉक्टर करते हैं, ऐसे ही फिल कर देते हैं। तो हम जब तक ये चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। तो आप इसका ये है, मेरा तो उन फार्मासिस्ट के लिए भी पैगाम है कि जो इस पे ध्यान नहीं देते, आप प्लीज इस चीज को कंसीडर करें और प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग करते हुए ये लाजमी देखें कि इसको इस चीज की जरूरत है या नहीं है। तो हम मिल के इसको बेहतर कर सकते हैं।